Jai Jinendra all of you. Welcome to the 42nd class of CA Inter Auditing and Assurance on our YouTube channel named CA Lavish Purvi. Subscribe the channel if not yet done and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. We were doing chapter number 4, coming to page number 4.18, Components of Internal Control. This is the fourth and last component of internal control aspects. So, starting with the topic, ये अपन लोग क्लास नंबर 42 और 43 के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल को कवर करेंगे और इन पांचों जो कंपोनेंट्स हैं इनमें से आपके अटेम्प्ट में एक कंपोनेंट के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इन पांचों में से कोई सा भी एक आ सकता है, तो इन दोनों क्लासेस को आप ढंग से पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा हाथों हाथ। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, दिस इंटरनल कंट्रोल इज डिवाइडेड इनटू 5 कंपोनेंट्स। ये 5 कंपोनेंट में इसलिए डिवाइडेड है, एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये इंटरनल कंट्रोल का, जिससे कि ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले सके ताकि वो अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली प्लान कर सके। तो 5 कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहला तो कंट्रोल एनवायरनमेंट, उसके बाद रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंट्रोल एक्टिविटीज़ एंड देन मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल्स। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट को। अभी जो कंट्रोल एनवायरनमेंट वाला क्वेश्चन है ये खुद ही आपके आरटीपीज़ में और एमटीपीज़ में बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन स्टेटिंग व्हाट इज इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर इट्स एलिमेंट्स। तो अपन लोग अब इनको कवर करेंगे, इनको आप पॉइंट्स को एज इट इज़ याद कर लीजिएगा इंस्टीट्यूट के मटीरियल से ही। सो सबसे पहले तो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट मीन्स प्लेस और से एनवायरनमेंट जहाँ पर ये कंट्रोल जो है इंटरनल कंट्रोल वो ऑपरेट करते हैं। इंटरनल कंट्रोल मतलब एंटिटी जो कंट्रोल्स ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस करता है ताकि कोई फ्रॉड नहीं हो या फिर कोई एरर ना हो। अब ये जो कंट्रोल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं इसमें ऑडिटर इन कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेगा, और ये जब अंडरस्टैंडिंग ले रहा होगा तो उसमें वो इन चीज़ों पे स्पेशली ध्यान देगा, मतलब इनकी स्पेशली अंडरस्टैंडिंग लेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है कि जब ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा तो वो इवैल्यूएट क्या चीज़ करेगा? इवैल्यूएट क्या करेगा? सबसे पहले कि मैनेजमेंट ने क्रिएट और मेंटेन करा है कि नहीं कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल बिहेवियर, क्योंकि जहाँ पर ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर का कल्चर नहीं होगा वहाँ पर ये कंट्रोल्स भी इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद दूसरी अंडरस्टैंडिंग लेगा कि स्ट्रेंथ्स इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स कलेक्टिवली प्रोवाइड अप्रोप्रिएट फाउंडेशन फॉर अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, तो ये जो कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं वो सब मिलके अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं या फिर अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल के लिए अच्छा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते। तो इन दोनों चीज़ की अंडरस्टैंडिंग लेगा, मतलब इन दोनों चीज़ों को इवैल्यूएट करेगा। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि कंट्रोल्स किन किन चीज़ों के लिए है एंटिटी में, या फिर वो कैसे ऑपरेट हो रहे हैं, कौन ऑपरेट कर रहा है उन्हें, या फिर वो इफेक्टिव है या नहीं है, एक्सेट्रा। मतलब इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लेगा, तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का मतलब है ये। और यहाँ पर सबसे पहले तो इवैल्यूएट करेगा। अब यहाँ पर कंट्रोल एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड क्या क्या होता है? सबसे पहले तो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन, क्योंकि कंट्रोल्स कौन बनाता है एंटिटी में? मैनेजमेंट या TCWG लेवल पे। तो गवर्नेंस और मैनेजमेंट फंक्शन वो इवैल्यूएट करेगा ऑडिटर, क्योंकि वो भी कंट्रोल एनवायरनमेंट का पार्ट है। उसके बाद एटीट्यूड, अवेयरनेस और एक्शन TCWG एंड मैनेजमेंट का ये इवैल्यूएट ये भी देखेगा वो। और उसके बाद एक कंट्रोल एनवायरनमेंट सेट्स द टोन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स पीपल। तो ये तीनों चीज़ें इंक्लूडेड होंगी कंट्रोल एनवायरनमेंट में, और ऑडिटर इस कंट्रोल एनवायरनमेंट की फिर अंडरस्टैंडिंग लेगा। तो ये जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है इसके एलिमेंट्स क्या हैं? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ऑडिटर क्या इवैल्यूएट करेगा, उसके बाद देखा कंट्रोल एनवायरनमेंट में इंक्लूड क्या होता है। अब उसके बाद देखेंगे कि इस कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या हैं। तो जब ये ऑडिटर इस कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेगा तो इस कंट्रोल एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है जब वो ये अंडरस्टैंडिंग ले रहा होगा। और वो क्या एलिमेंट्स है जिसको ऑडिटर को समझना पड़ेगा? सबसे पहला तो कम्युनिकेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़। अब यहाँ पर ये एलिमेंट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट की ऑडिटर मतलब कि कैसे रेलेवेंट है ऑडिटर के लिए? ऑडिटर ये देखेगा कि ये जो कम्युनिकेशन ऑफ इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज़ है ये प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं हो रहा, और साथ के साथ ही एसेंशियल एलिमेंट जो कि इफेक्टिवनेस ऑफ द डिज़ाइन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल्स को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर इंटीग्रिटी मतलब होता है ऑनेस्टी और एथिकल वैल्यूज़ मतलब कि एथिकल रहना, अगर ये दोनों चीज़ें डिज़ाइन, एडमिनिस्ट्रेट एंड मॉनिटर नहीं ये दोनों चीज़ें अगर एंटिटी में नहीं होंगी तो फिर कंट्रोल्स इफेक्टिव हो ही नहीं सकते। अगर ऑनेस्टी नहीं होगी तो कंट्रोल्स में मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं।
उसके बाद है कमिटमेंट टू कम्पिटेंस, मतलब कि मैटर्स जैसे कि मैनेजमेंट कंसिडरेशन ऑफ द कम्पिटेंस लेवल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब एंड हाउ दीज लेवल्स ट्रांसलेट इनटू रिक्विजिट स्किल्स एंड नॉलेज। क्योंकि अगर कोई आईटी रिलेटेड कंट्रोल है, अब वहाँ पर अगर मैनेजमेंट बिना कम्पिटेंसी लेवल देखे किसी पर्सन को उस आईटी कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए दे देगा जिसको आईटी कंट्रोल से रिलेटेड कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वहाँ पर कंट्रोल तो फेल होगा ही सही। तो इसलिए वहाँ पर कमिटमेंट टू कम्पिटेंस मतलब मैनेजमेंट को कम्पिटेंसी लेवल देख के ही हायर करना पड़ेगा फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, और वो जो लेवल्स होंगे ट्रांसलेट इनटू रिक्विजिट स्किल्स एंड नॉलेज। उसके बाद थर्ड इज पार्टिसिपेशन बाय दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब TCWG। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि TCWG के एट्रीब्यूट जैसे कि उसके इंडिपेंडेंस लेवल देखना पड़ेगा कि वो मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। एक तो ऐसा हो कि मैनेजमेंट और TCWG मिलकर कोई फ्रॉड कर रहे हो तो वो पता भी नहीं लगे क्योंकि कंट्रोल्स तो वही ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद देयर एक्सपीरियंस एंड स्टैच्योर, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस तो TCWG का एक्सपीरियंस हो गया, और स्टैच्योर मतलब TCWG इंपॉर्टेंस इन अदर पर्सनस माइंड, मतलब कि TCWG की इंपॉर्टेंस भी है कि नहीं है जो और लोग काम कर रहे हैं उनके माइंड्स में। उसके बाद थर्ड है मतलब कि TCWG के एट्रीब्यूट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हम ऑडिटर को कंसीडर क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन बाय TCWG। तो उसके लिए सबसे पहले TCWG की एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज़ वो पता होनी चाहिए कि TCWG इंडिपेंडेंट है नहीं है, उसका एक्सपीरियंस एंड स्टैच्योर। तीसरा है एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट एंड द इन्फॉर्मेशन दे रिसीव एंड द स्क्रूटनी ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब कि वो कितना इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटीज़ में जो ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। उसके बाद उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो उन तक पहुंच जाती है। और उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ एक्टिविटीज़, वो उन जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है वो उनके रिलेटेड कोई स्क्रूटनी वर्क करते हैं, मतलब कि डिटेल चेकिंग वगैरह कुछ करते हैं कि नहीं करते अगर कोई एक्टिविटी रेलेवेंट है तो। उसके बाद फोर्थ वन इज मतलब कि फोर्थ एट्रीब्यूट ऑफ TCWG इज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ देयर एक्शंस इंक्लूडिंग डिग्री टू विच डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर रेज्ड एंड परस्यूड विद द मैनेजमेंट एंड देयर इंटरेक्शन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स, मतलब कि वो जो एक्शन लेते हैं उनकी अप्रोप्रिएटनेस, कितने सही एक्शंस लेते हैं वो, मतलब कि कोई अगर फ्रॉड मिलता है तो उसके अगेंस्ट वो क्या एक्शन लेंगे, ये चीज़। इंक्लूडिंग डिग्री ऑफ विच डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर रेज्ड एंड परस्यूड विद मैनेजमेंट, क्योंकि TCWG के नीचे वाले लेवल पे मैनेजमेंट वर्क करता है, तो ऐसा नहीं हो कि मतलब वो लोग मैनेजमेंट को क्वेश्चन नहीं कर पाएँ। मतलब होता है कि कभी कभी मैनेजमेंट भी TCWG लेवल पे ब्लैकमेल कर सकता है किसी चीज़ से रिलेटेड, तो वो लोग मैनेजमेंट से कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब कि वो लोग मैनेजमेंट के अगेंस्ट भी कोई एक्शन लेते हैं नहीं लेते हैं। और साथ के साथ ही TCWG इंटरेक्ट करता है कि नहीं करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर से। उसके बाद ये तो थे एट्रीब्यूट्स ऑफ TCWG, और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम है पार्टिसिपेशन बाय TCWG। तो अब उसके बाद फोर्थ एलिमेंट आता है मैनेजमेंट फिलोसफीज एंड ऑपरेटिंग साइकिल। यहाँ पर है कि यहाँ पर मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कि मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है और वो ऑपरेटिंग स्टाइल मतलब वो कैसे ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट से रिलेटेड 3 चीज़ें देखनी पड़ेंगी ऑडिटर को। अप्रोच टू एक्सेप्ट मतलब कि टेकिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस रिस्क, की मतलब मैनेजमेंट जो है वो कैसे एक्सेप्ट और मैनेज करता है बिजनेस रिस्क को। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट जो ऑडिटर को देखना पड़ेगा, एटीट्यूड एंड एक्शंस टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है एंटिटी में उसकी तरफ मैनेजमेंट का एटीट्यूड और साथ के साथ ही वो कैसे एक्शंस लेता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एंड थर्ड वन इज एटीट्यूड टूवर्ड्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग फंक्शंस एंड पर्सनल, मतलब मैनेजमेंट का एटीट्यूड टूवर्ड जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है उससे रिलेटेड एंड अकाउंटिंग फंक्शंस एंड पर्सनल। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट की जो कि ऑडिटर को कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इसलिए इसका पॉइंट का नाम है मैनेजमेंट फिलोसफीज एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, क्योंकि मैनेजमेंट तो ऑपरेशनल लेवल पे वर्क करेगा इसलिए यहाँ पर यूज़ करा गया ऑपरेटिंग स्टाइल। और फोर्थ पॉइंट में TCWG के बारे में बताया था, तो TCWG तो टॉप लेवल पे होता है इसलिए उससे रिलेटेड लिखा गया पार्टिसिपेशन बाय TCWG। एंड उसके बाद फिफ्थ एलिमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर पॉइंट में बोला गया है कि फ्रेमवर्क विद इन विच एंटिटी एक्टिविटी फॉर अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स कौन से, वो जो हमने ऊपर स्टार्टिंग में पढ़े थे 4 ऑब्जेक्टिव्स, वो कैसे मतलब कि फ्रेमवर्क जिसमें कि एंटिटी जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगी वो कैसे प्लान करा गया है, एग्जीक्यूट है एंड कंट्रोल करा गया और साथ के साथ ही उसे कैसे रिव्यू करा गया है ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाएं। उसके बाद आता है सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट इज असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे असाइंड हुई है।
तो यहाँ पर ऑडिटर को क्या देखना है, मैटर्स जैसे कि हाउ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ आर असाइन एंड हाउ रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एंड ऑथराइजेशन हिरार्कीज आर एस्टेब्लिश। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब बॉटम लेवल टॉप लेवल को कैसे रिपोर्ट करेगा, और ऑथराइजेशन मतलब टॉप लेवल बॉटम लेवल को कैसे ऑथराइज करेगा, वो हिरार्कीज को भी ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसके बाद 7th एलिमेंट ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट इज ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ पर क्या बोला गया कि जो पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू रिक्रूटमेंट हो गया, या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग वगैरह होती है, इवैल्यूएशन हो गया, काउंसलिंग हो गई, प्रमोशन, कंपनसेशन या फिर रेमिडियल एक्शन, तो इनसे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस है उसको ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये 7 एलिमेंट्स हैं जो कंट्रोल एनवायरनमेंट के, जो कि ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी अगर उसको कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो, क्योंकि ये एलिमेंट्स ही मिला के कंट्रोल एनवायरनमेंट का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। हम लोगों ने इंटरनल कंट्रोल को 5 हिस्सों में बांटा था, जिसमें से अभी हम लोगों ने पहला देखा कंट्रोल एनवायरनमेंट। उसके बाद हम लोग अब दूसरा देखेंगे कि रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है एंटिटी का, मतलब कि एंटिटी रिस्क को कैसे असेस करती है इस रिलेटेड। तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, कंट्रोल एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल है ये हर जगह मिसप्रिंटिंग है, तो यहाँ पर आप इसे सही कर लीजिए। अब यहाँ पर इस स्टेप में क्या होगा, ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अंडरस्टैंड करने में कैसे अंडरस्टैंड करेगा, सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेगा बिजनेस रिस्क को रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। हमने ऊपर पढ़ा था कि एंटिटी के अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव और ऑपरेटिंग ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, तो उसमें से ऑडिटर मेन ध्यान देता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स पे, क्योंकि ऑडिटर के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वह हर एक ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के लिए रेलेवेंट हो। तो यहाँ पर वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देगा, तो उसके लिए वो बिजनेस रिस्क जो आइडेंटिफाई हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेगा, उन्हें आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद जब वो बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई हो गए, तो फिर एस्टिमेट करेगा वो रिस्क का सिग्निफिकेंस कितना है, मतलब कि वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उसके बाद जब उसने ये भी एस्टिमेट कर लिया कि वो कितने सिग्निफिकेंट है, उसके बाद असेस करेगा लाइक्लीहुड ऑफ देयर अकरेंस, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट है और अगर वो बार बार अकर हो रहे हैं, इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल्स कहीं ना कहीं वीक है, तो इसलिए वो असेस करेगा। असेस मतलब एस्टिमेट करना द लाइक्लीहुड ऑफ देयर अकरेंस। एंड लास्ट में जब उसने एस्टिमेट कर लिया कि कितनी बार अकर हो सकते हैं, तो उसके बाद वो डिसाइड करेगा एक्शन टू एड्रेस दोज रिस्क, कि क्या एक्शन लेना, मतलब कि एक्शंस क्या लिए गए अगेंस्ट दोज रिस्क। क्योंकि ये यहाँ पर एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अंडरस्टैंड कर रहा है, तो एंटिटी एक्शन लेगी ना इन रिस्क के अगेंस्ट, वो चीज़ ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा। अब यहाँ पर जो एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, वो फॉर्म्स द बेसिस फॉर द रिस्क टू बी मैनेज, मतलब कि किस रिस्क को मैनेज करना है, ये तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करके ही पता लगेगा। अगर ये प्रोसेस अप्रोप्रिएट हुए, तो ये ऑडिटर को असिस्ट करेंगे आइडेंटिफाइंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब रिस्क की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो मटेरियली मिसस्टेटेड हैं या उनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसको आइडेंटिफाई करने में ऑडिटर को मदद मिलेगी अगर वो इस एंटिटी के रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करता है और उसे पता लगता है कि हाँ ये अप्रोप्रिएट है। लेकिन अगर ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अप्रोप्रिएट नहीं हुए, तो उस केस में ऑडिटर इन पर रिलाई नहीं कर सकता, फिर उसको और प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये जो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस अप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये भी एक मैटर ऑफ जजमेंट है, क्योंकि इसका कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि इतने लेवल तक हुए तो ये अप्रोप्रिएट है या इतने लेवल तक हुए तो ये इनअप्रोप्रिएट है। तो सेकंड कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या हुआ, एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अब थर्ड कंपोनेंट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम including the related business processes relevant to financial reporting and communication। मतलब कि इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब कि अगर सब कुछ ऑटोमेटेड है उस एंटिटी में, तो उसमें हम लोग ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा किसकी, इंफॉर्मेशन सिस्टम की। साथ के साथ ही इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या इंक्लूड होगा, बिजनेस प्रोसेसेस, मतलब कि जो एंटिटी में प्रोसेस रन कर रहा है जिससे कि इंफॉर्मेशन पूरी प्रोसेस होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक प्रिपेयर होते हैं, वो वाला प्रोसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कि बिजनेस प्रोसेस रिलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया। एंड कम्युनिकेशन की एंटिटी में कैसे कम्युनिकेशन होता है, थ्रू दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये जो कंपोनेंट है ये भी यहाँ पर कंट्रोल एनवायरनमेंट का लिखा है, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट का नहीं है, इंटरनल कंट्रोल का है, आप इसे करेक्ट कर लीजिए। तो अब हम लोग को यहाँ पर ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेगा इन्फॉर्मेशन सिस्टम की, इंक्लूडिंग बिजनेस प्रोसेस रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन। तो उसमें किस चीज़ की मेन अंडरस्टैंडिंग लेगा वो, सबसे पहला क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन इन द एंटिटीज ऑपरेशन, जो कि सिग्निफिकेंट है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट हैं, एंटिटीज़ के ऑपरेशन से रिलेटेड हैं और जो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है उनकी अंडरस्टैंडिंग लेगा।
उसके बाद उसने ये ट्रांजेक्शन्स आइडेंटिफाई तो कर लिए कि ये कौन कौन से जो कि सिग्निफिकेंट है, उसके बाद उनका प्रोसीजर देखेगा जिससे कि ये ट्रांजेक्शन्स इनिशिएट हुए, रिकॉर्ड हुए, उसके बाद उन्हें प्रोसेस करा गया, करेक्ट करा गया एज नेसेसरी, ट्रांसफर टू जनरल लेजर एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब इसका पूरा प्रोसीजर देखेगा ऑडिटर, अंडरस्टैंडिंग लेगा मतलब। उसके बाद थर्ड में क्या करेगा, ये स्टेप नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत लिंकेज है इन पॉइंट्स में। उसके बाद थर्ड अंडरस्टैंडिंग किसकी लेगा, रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या हैं, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, स्पेसिफिक अकाउंट्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जिसमें जो कि यूज़ करे गए इस ये जो ट्रांजैक्शन है हुआ है ऊपर जो सिग्निफिकेंट है उसकी इनिशिएशन में, रिकॉर्डिंग में, प्रोसेसिंग में और रिपोर्टिंग में। तो उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफिक अकाउंट्स को की अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑडिटर। उसके बाद फोर्थ वन इज़ कि ये जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है ये कैप्चर कैसे करता है इवेंट्स और कंडीशंस को जो कि सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स और कंडीशंस अकर होते हैं लेकिन हर चीज़ सिग्निफिकेंट नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। तो जो इवेंट्स और कंडीशन सिग्निफिकेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम उन्हें कैसे कैप्चर करता है ये अंडरस्टैंडिंग लेगा। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस जो कि यूज़ करा गया है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की भी अंडरस्टैंडिंग लेगा, जैसे इंड एस के अकॉर्डिंगली फॉलो हुआ है या फिर एएस के अकॉर्डिंगली फॉलो हुआ है ये चीज़। उसके बाद लास्ट वन इज़ कंट्रोल सराउंडिंग द जनरल एंट्रीज। एंटिटी में जनरल एंट्रीज होती हैं, कोई ट्रांजेक्शन होता है उसकी, तो उससे रिलेटेड क्या कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग लेगा। तो ये हम लोगों ने पढ़ा थर्ड कंपोनेंट इज कि अंडरस्टैंडिंग लेना ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेटिंग विद इन द एंटिटी। उसके बाद यहाँ पर कुछ दे रखी है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब कि यहाँ पर ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग लेगा कि एंटिटी कैसे कम्युनिकेट करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। मतलब कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती है, उससे रिलेटेड रोल्स क्या क्या हैं जनों के और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उसका कम्युनिकेशन जो एंटिटी में हो रहा है उसके रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग लेगा ऑडिटर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा कम्युनिकेशन जो होता है मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में, उसको देखेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेगा कि क्या कम्युनिकेशंस होते हैं, रेलेवेंट हैं कि नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशंस जो होते हैं जैसे कि दोज विद द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जैसे कि ट्राई हो गई या फिर सेबी हो गई, इनकी कम्युनिकेशन जो होती है उनकी अंडरस्टैंडिंग लेगा कि रेलेवेंट है कि नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड। उसके बाद ये पॉइंट्स ऑडिटर को कंसीडर करने पड़ेंगे जब वो ये अंडरस्टैंडिंग ले रहा होगा। क्या क्या, सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मतलब कि कम्युनिकेशन बाय द एंटिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स एंड एंटिटीज़ वुड इंक्लूड प्रोवाइडिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर्टेनिंग टू इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स है उसमें किन किन जनों की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनकी आइडेंटिफिकेशन, तो वो कैसे कम्युनिकेट करती है एंटिटी उन जनों से, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग रिलेशन ऑफ एक्टिविटीज़। मतलब कि जैसे अगर सेल्स डिपार्टमेंट के पर्सनल की एक्टिविटीज़ जो हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट के पर्सनल की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, उस रिलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करना ये ऑडिटर का काम है। उसके बाद तीसरा है पॉलिसीज़ मैनुअल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल्स की ये कम्युनिकेशन जो है वो किसके थ्रू होता है, जैसे पॉलिसीज़ मैनुअल के थ्रू हो सकता है या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल से उनके थ्रू हो सकता है वो चीज़। उसके बाद फोर्थ वन इज़ ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स। ओपन कम्युनिकेशन चैनल से क्या होता है, डायरेक्ट गलतियाँ जो है मतलब कि जो मिस्टेक्स आइडेंटिफाइड होती है या फिर कोई फ्रॉड या एरर होता है वो इजीली कम्युनिकेट किया जा सकता है टॉप लेवल को, तो ओपन कम्युनिकेशन चैनल। और एक होता है कि हिरार्की वाइज कम्युनिकेशन हो, तो उसमें अगर मैनेजमेंट की गलती होगी तो वो ऊपर तक कम्युनिकेशन तो पहुँच ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर यही बोला है कि ओपन कम्युनिकेशन चैनल हेल्प्स इंश्योर दैट एक्सेप्शंस, मतलब कि गलतियाँ, मिस्टेक्स आर रिपोर्टेड एंड एक्टेड ऑन, मतलब कि टाइमली बेसिस पे वो रिपोर्ट भी हो जाती हैं और उन पे एक्शन भी लिया जाता है। एंड उसके बाद लास्ट वन इज लेस स्ट्रक्चर्ड एंड ईजियर फॉर स्मॉल एंटिटीज़। अगर कोई स्मॉल एंटिटी होगी तो वहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा सिंपल होगा, तो उस केस में कम्युनिकेशन भी इजीली हो सकता है एज़ कम्पेयर टू बिग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो कम्युनिकेशन में भी लेस स्ट्रक्चर्ड एंड ईजियर टू अचीव इन ए स्मॉल एंटिटी देन इन अ लार्जर एंटिटी ड्यू टू fewer levels of responsibility and management's greater visibility and अपन लोग अपनी क्लास को यहीं पे पॉज करते हैं। अगली क्लास से अपन लोग बच्चे हुए 2 कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको कवर करेंगे, कंट्रोल एक्टिविटीज़ एंड मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। If you have any doubt or query in any topic, or if you want to give any suggestions regarding the videos, then you can post them in the comment box and we will try to resolve your queries. Hope you are liking these videos. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos.
Share these videos with your friends too. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.